अच्छा देखें, आज हमारी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है उसकी आज छठी 7वीं वीडियो है। और इसमें जो है हम ये लिवांट पोर्शन जो है इसको कवर कर रहे थे। और हम सबसे पहले जो है इसराइल और फ़लस्तीन की जो हिस्ट्री है इसको हमने देखा, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने क्लियर की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर 1948 तक हम पहुँच गए थे जब इसराइल बना था। ठीक है, तो अब 1948 से आगे क्या क्या हुआ, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, ठीक है, वो सारा कुछ डिस्कस करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसराइल और फ़लस्तीन जो है ये अक्सर न्यूज़ में रहती हैं, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, उससे पहले 1948 से आगे चलने से पहले एक बात याद रख लें, एक थोड़ी सी बैकग्राउंड में रिकॉल करा दूं कि 2 नवंबर 1917 में वर्ल्ड वार के दौरान एक डिक्लेरेशन होती है यूनाइटेड किंगडम के थ्रू, ब्रिटिश के थ्रू, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर के थ्रू। तो उनका जो सेक्रेटरी है ना बाल्फोर, ठीक है, उसका नाम है बाल्फोर। तो बाल्फोर जो है वो डिक्लेयर करता है या एक लेटर लिखता है जो ब्रिटिश ज्यूइश कम्युनिटी थी उनके लीडर को। ठीक है, इनकी आपस में बातचीत चल रही थी। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया कि इनकी आपस में बातचीत चल रही थी ज्यूइश लोगों की, और ये गए थे यूके वगैरह के वर्ल्ड वार के दौरान ना, यूके और इत्तेहादियों के जो है इनसे बातचीत की उन्होंने कि आप जो है हमें रहने के लिए कंट्री दो, ठीक है, और हम आपको जंग में सपोर्ट करेंगे। इससे पहले ये उस्मानियों के पास भी गए थे, उन्होंने इनकार कर दिया था। ठीक है, तो इस वजह से जो है फिर ये यूके के पास जब गए तो ज्यूइश और ब्रिटिश लोगों के दरमियान क्या हो रही थी, बातचीत चल रही थी। फाइनली 1917 में 2 नवंबर 1917 को ये बाल्फोर जो था सेक्रेटरी जो थे, ये फॉरेन मिनिस्टर ऐसे समझ लीजिए था यूके का, तो इसने जो है लेटर लिखा ज्यूइश जो हेड था, उनको लीड कर रहा था, जो उनका लीडर था। ठीक है, तो उसको इसने लेटर लिखा कि आप लोग जो है ये मतलब इसराइल में आबाद हो सकते हैं और मतलब फ़लस्तीन में आबाद हो सकते हैं। ठीक है, और उसके तहत जो है इन्होंने फिर यूके को सपोर्ट किया वर्ल्ड वार 1 में। ठीक है, तो अब होता क्या है कि 1917 से लेकर गौर से सुनिएगा, 1917 से लेकर 1948 तक, ठीक है, तो यहाँ पर दुनिया भर से जितने भी ज्यूइश लोग थे वो यहाँ पर इस लैंड में आने लगे। ठीक है, इसराइल में आने लगे। तो यहाँ पर जो है इसराइल में ये सारे सेटल होने लगे। फ़लस्तीन में उस वक्त इसराइल नहीं था, फ़लस्तीन में। तो 1917 से लेकर 1948 तक बहुत सारे लोग जो है ज्यूइश कम्युनिटी वो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर अपनी ज़मीनें ली इन्होंने। और चूंकि यहाँ पर उस्मानिया सल्तनत का जो है वर्ल्ड वार के बाद खात्मा हो चुका था, कंट्रोल किसका था, ब्रिटिश लोगों का था। तो ब्रिटिश ने जो है अपने कंट्रोल में इनको वहां पर आबाद किया। ठीक है, इनको आबाद करने के बाद 14 मई 1948 को, ठीक है, 14 मई 1948 को जो है एट द एंड ये लोग जो हैं अपना अलग से वतन डिक्लेयर कर देते हैं इस जगह को, और उसका नाम रख लेते हैं इसराइल। ठीक है, इसराइल, उसका नाम क्या रखते हैं जी, इसराइल। तो यहाँ के जो अरब कंट्रीज थे उनको जो है गुस्सा आता है। वो आप देखें कि एक बाहर से लोग उठ के जो है वो यहाँ पर आ गए और अपना एक अलग से वतन बना लिया, और जगह जो है ये अरबिक लोगों की थी, फ़लस्तीनियों की थी। ठीक है, तो अरब कंट्रीज में आके इन्होंने क्या है डेरे डाल लिए। ठीक है, क्योंकि अब ये हिस्ट्री पिछली वीडियो में बताया मैंने, ज्यूइश लोगों के लिहाज से भी ये लैंड जो है ये मुकद्दस लैंड है, इस्लाम के लिहाज से भी और क्रिश्चियन लोगों के लिहाज से भी। ठीक है, यहाँ पर ज्यूइश नहीं थे, क्रिश्चियन और मुस्लिम लोग जो है वो रह रहे थे। ठीक है, अच्छा जी, ज्यूइश लोगों का एंटर होना जो है वो इसमें मना था इस लैंड में। अच्छा, अब यहाँ पर ये यहूदी जो है यहाँ पर आके अपना एक अलग वतन बना देते हैं। अब यहाँ से वार स्टार्ट होती है, अरब इसराइल वार। ठीक है, तो पहली अरब इसराइल वार यहाँ पर लिख लें आप, फर्स्ट अरब इसराइल वार। फर्स्ट अरब इसराइल वार ये कब स्टार्ट होती है, इसके बनते ही, जैसे ही इन्होंने डिक्लेयर किया वैसे ही कुछ मंथ बाद अरब जो कंट्रीज हैं, जैसे यहाँ पर लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, और इधर से इजिप्ट हो गया, ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का ही है। ठीक है, तो अब इन्होंने जो है ये पूरे अरब कंट्रीज ने इसको घेर रखा है, और इराक भी शामिल था। तो ये सारे कंट्रीज इसके खिलाफ जंग जो है वो कर देते हैं। ठीक है, तो जंग शुरू कर देते हैं। अब इस दौरान ना 1917 और 48 इस दौरानिए में इसराइली जो लोग यहाँ पर आबाद हो रहे थे ज्यूइश, ठीक है, वो यहाँ पर अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग भी कर रहे थे और अपने आप को मजबूत कर रहे थे हर लिहाज से। ठीक है,
अब ये काफी मजबूत हो चुके थे इस दौरान, और जब ये वार होती है तो ये इसराइलियों के लिए एक सर्वाइवल की वार होती है, और इसको वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं इसराइल, ठीक है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये फिलिस्तीनियों के लिए ये वार जो थी उसको ये लोग बोलते हैं कैटास्ट्रॉफ, ठीक है, वार ऑफ कैटास्ट्रॉफ, मतलब तबाही थी। और इसराइलियों ने इस वार के तहत किया क्या, सरवाइव किया अपने आप को, ठीक है। और तकरीबन 78% जो लैंड है ये इसराइल की, ये इसराइल ने कब्जा कर ली। 78% जो लैंड है फलस्तीन की, ये सारी लैंड जो है ये किसके पास आ गई, ये इसराइल के पास आ गई, ठीक है। तो ये हुआ कब, ये फर्स्ट जो वार है ये 1948 में शुरू हुई और 1949 में जो है खत्म हुई, ठीक है। तो 78% लैंड जो है वो किसके पास आ गई, इसराइल के पास आ गई, ठीक है। अब ये जो वेस्ट बैंक था, वेस्ट बैंक, इसराइल ने आहिस्ता आहिस्ता इनको पुश करना शुरू कर दिया फलस्तीनियों को, और फलस्तीनी जो है वो अब यहां पर आबाद हैं वेस्ट बैंक में और यहां पर गजा में, ठीक है। तो इन दो जगहों पर अरेबिक पीपल है। और इस जंग के दौरान तकरीबन जो फलस्तीनी यहां से भागे थे या वो निकल के यहां से दूसरे करीब के अरेबिक कंट्रीज में ये मूव कर गए थे, वो तकरीबन 7 लाख जो है वो फलस्तीनी आपको मिलेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया 70 के, तो ये 7 लाख जो है ये फलस्तीनी यहां से मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है, दूसरे अरब कंट्रीज की तरफ। तो अब यहां पर फलस्तीनी जो है उनको इसराइली पुश करते करते यहां पर ले आए, इन दो जगहों पर। इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। इसको वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं, ये है वेस्ट बैंक और ये है हमारे पास गजा, ठीक है, ये है जी गजा, ठीक है। इसको वेस्ट बैंक इसलिए बोलते हैं, ऊपर यहां पर अगर आप देखें तो यहां से एक रिवर नीचे आ रहा है ऐसे जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पर, तो इस रिवर का नाम है जॉर्डन रिवर। तो ये जॉर्डन रिवर की वेस्ट साइड पे ये वाला एरिया है, तो इस वजह से इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो अब वेस्ट बैंक और गजा में जो है ये अरेबिक लोग यानी फलस्तीनी है, और बाकी 78% लैंड जो है वो अब इनके कब्जे में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, तो अब होता क्या है, और इजिप्ट भी इस वार में शामिल था, इजिप्ट भी इस वार में शामिल था। और इजिप्ट में जो उस वक्त किंग थे, उस वक्त किंग निज़ाम चल रहा था, एक बादशाह थी, तो वो थे किंग फारूक, ठीक है। किंग फारूक जो है ये इजिप्ट के किंग थे, इजिप्ट के। अच्छा, अब यहां पर इसकी आर्मी के साथ साथ जो इजिप्ट में सबसे ज्यादा लड़े वो एक तंजीम थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था अल इख्वान अल मुस्लिमून, ठीक है, अल इख्वान अल मुस्लिमून। क्वेश्चन पूछा जाता है इख्वान अल मुस्लिमून, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी और इसका असर जो है ये बाकी अरेबिक कंट्रीज में भी पड़ा और इवन के पाकिस्तान वगैरह में भी, तमाम मुस्लिम वर्ल्ड में इसका असर पड़ा, ठीक है। अल इख्वान अल मुस्लिमून का मतलब क्या है कि सब लोग जो है, सब मुसलमान मुत्तहिद हो जाओ। इसका जो बानी था, इसका जो फाउंडर था, उसका नजरिया क्या था, वो चाहता था पूरी दुनिया में जो मुस्लिम है, अब देखें खिलाफत एंड हो गई थी, ठीक है। तो ये बनाई गई थी 1928 में, खिलाफत एंड हो गई थी, उस्मानी सल्तनत जो है, तो मुसलमानों को लीड करने वाला कोई नहीं था। तो इसका जो बनाने वाला था इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो था हसन अल बना, ठीक है, उसका नाम क्या था, हसन अल बना, ठीक है। तो ये हसन अल बना, इसने 1928 में ये अल इख्वान अल मुस्लिमून की बुनियाद रखी। शुरू में तो ये क्या थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो सोशल वेलफेयर का काम करती थी, ठीक है, और ये एक स्कूल टीचर था, एक स्कूल टीचर था, ठीक है। बाद में 1948 में जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने, वॉलंटियर्स जो इसके थे, वो यहाँ पर इसराइल में जाके लड़ते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो वो पूछता है कि अल इख्वान अल मुस्लिमून जो है कब बनी, 1928 में, और कौन था, हसन अल बना, ठीक है। इसका नजरिया क्या था कि सब मुसलमानों को जो है यूनाइट होके दोबारा से जो है एक ही हो जाना चाहिए। तो इस वजह से इसका असर जो है पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर इस तंजीम का पड़ता है, ठीक है, इसके नजरिए का। क्लियर। अच्छा जी, अब इस दौरान 1950, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, अब इस दौरान होता क्या है, इजिप्ट में क्या होता है, देखिए जरा। इन 1952 इजिप्ट में रेवोल्यूशन होती है, रेवोल्यूशन होती है जिसमें दो लोग आपको जो है ये सर फहरिस्त मिलेंगे। एक का नाम है जमाल, ठीक है,
जमाल अल नासिर, ठीक है, अब्दुल नासिर, जमाल अब्दुल नासिर। और दूसरे का नाम जो है दैट इज हमारे पास मोहम्मद, इसका नाम था मोहम्मद नजीब, ठीक है, मोहम्मद नजीब इसका नाम था। ये दो जो है ये सारे फहरिस्त आपको मिलेंगे लीडर इस रेवोल्यूशन के दौरान। इन्होंने जो है किंग के खिलाफ, जो किंग फारूक था उसको हटाने के लिए एक तहरीक चली, ठीक है, प्रोटेस्ट वगैरह हुए, क्योंकि वो जो था एक पपेट था यूके वगैरह का, ठीक है, तो इस वजह से ये लोग जो है उसको हटाना चाहते थे, क्योंकि इस एरिया सारे एरिया में जो है 1928 में जो है इजिप्ट आज़ाद हो गया था अपना यूके से, लेकिन यहाँ पर असर अब भी था, तो इस वजह से जो किंग था वो एक तरह से समझ लें कि पपेट था। तो पहला जो 1952 में स्टार्ट हुआ, तो 1953 के अंदर ये लोग कामयाब हुए और पहला जो प्रेसिडेंट बनता है ये बनता है एम मोहम्मद नजीब, जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट के, ठीक है, इजिप्ट का नाम जो है रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट पड़ जाता है, और ये पहले डेमोक्रेटिक जो है प्रेसिडेंट बनते हैं, इनका नाम है मोहम्मद नजीब, ठीक है जी। मोहम्मद नजीब को फिर जो है बाद में फोर्स किया जाता है कि तुम जो है रिजाइन करो, और फिर जो है दूसरे प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो ये बनते हैं। ये इनका साथी था, दोनों एक साथ काम करते थे, तो फिर ये जो है किसी तरह से इसको फोर्स करता है या जैसे भी, तो ये रिजाइन करता है 1954 में, फिर ये बन जाता है जमाल अब्दुल नासिर। जमाल अब्दुल नासिर जो है 1954 में ये प्रेसिडेंट बनते हैं किसके, इजिप्ट के, ठीक है। तो फिर होता क्या है कि अब ये थर्ड जो अरब वार है वो शुरू हो जाती है, थर्ड अरब वार, सेकंड इसराइल अरब वार, ठीक है, सेकंड इसराइल अरब वार स्टार्ट होती है, और ये कब होती है 1956 में, 1956 में जो है सेकंड इसराइल अरब वार स्टार्ट होती है। अब ये होती कैसे है, इसको इस वार को हम बोलते हैं स्विस कैनाल क्राइसिस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। वैसे इसमें सारे अरब कंट्रीज जो है उनकी सपोर्ट तो थी, लेकिन मेनली जो ये क्राइसिस, इसको क्राइसिस माना जाता है, इसको वार कम ही माना जाता है, ठीक है। स्विस कैनाल क्राइसिस मेनली जो है ये इजिप्ट के साथ जो है ये तनाज़ा था इसराइल, और इसमें यूके और फ्रांस जो यहाँ पे यूरोप में है उनका भी अमल दखल यहाँ पे शामिल था। अब होता क्या है कि 1956 में ये जो जमाल अब्दुल नासिर है ये क्या करता है, ये कहता है कि स्विस कैनाल जो है वो है इजिप्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर स्विस कैनाल जो है ना ये बनी थी, यहाँ पर लिख लो 1869 में स्विस कैनाल को बनाया था किसने, फ्रांस और जो है यूके, इन दोनों ने मिलकर बनाया था, इन्वेस्टमेंट की थी, और 193 किलोमीटर की लंबी कैनाल है जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ती है आपस में। तो तब से यहाँ पर इन फ्रांस और यूके की कंपनियों का जो है यहाँ पर क्या था, कंट्रोल था, और ये सारी ट्रेड जो है एशिया और यूरोप के दरमियान यहीं से होती थी, और ये लोग कंट्रोल करते थे इसको, ठीक है, शिपिंग के थ्रू। अच्छा, तो अब होता क्या है कि 1956 में ये जो है जमाल अब्दुल नासिर ये कहता है स्विस कैनाल तो इजिप्ट की है, आप लोग भागो यहां से निकलो, तो इसकी नेशनलाइजेशन कर देता है। स्विस कैनाल की नेशनलाइजेशन जो है ये कब हुई, 1956 में, इसको आपने याद रखना है। नेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि वो कहता है ये इजिप्ट की है, हमारी है, नेशनल स्विस कैनाल जो है वो इजिप्ट की है, क्लियर, तो ऐसे याद रखना है आपने। अच्छा, अब ये चीज जो है यूके और फ्रांस वगैरह को गुस्सा दिलाती है। अब ये सपोर्टर थे इसराइल के, ठीक है, अब इसराइल और इन तीनों के दरमियान, अब इसको इसराइल भी मिला लो, ठीक है, तो इन तीनों के दरमियान जो है ये सीक्रेट मुआहदे होना शुरू होते हैं यूके के अंदर, फ्रांस के अंदर, ठीक है, फ्रांस के अंदर। तो एक मुआहदे के तहत फिर ये कहा जाता है कि इसराइल जो है वो ईस्ट वाली साइड से यहाँ से इजिप्ट पर हमला करेगा, और हम जो है मेडिटेरेनियन सी से यहाँ पर जो इसकी आर्मी है या इसका जो कंट्रोल है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यूके और फ्रांस के जो ट्रुप्स हैं वो यहाँ पर लैंड कर जाते हैं इधर से शिप्स के थ्रू, और ये ईस्ट से जो है हमला कर देता है, सिनाई पेनिनसुला पर कंट्रोल कर लेता है, क्या नाम है, इसराइल, ठीक है। तो एक तरह से सिनाई जो है, सिनाई पेनिनसुला अब ये किसके पास चला गया, इसराइल के पास चला गया, और यहाँ पर जो है स्विस कैनाल का जो कंट्रोल है वो भी ऑलमोस्ट ये दोनों यूके फ्रांस वगैरह जो है ये ले चुके होते हैं, और लेकिन रेजिस्ट किया हुआ होता है अभी भी इसने, जमाल अब्दुल नासिर ने, ठीक है। अब ये 1956 की बात है, तो पहली दफा यूएन जो है वो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की आर्मी जो है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है,
तो यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वर्ल्ड वार 1 के बाद बनाई गई थी कि दुनिया में अमन कायम करना है, तो वो उनकी यूनाइटेड नेशंस की अब आर्मी आती है यहाँ पर 1957 में, और यूके वगैरह के ट्रुप्स को वापस भेज देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, यहाँ पर अमन कायम हो जाता है, और ये कैनाल जो है ये किसके पास चली जाती है, और ये सिनाई पेनिनसुला से इसराइल को भी वापस जाना पड़ता है। तो ये जो कैनाल है, स्विस कैनाल, ये फिर चली आती है किसके पास, ये जमाल के पास चली आती है, ठीक है, जमाल अब्दुल नासिर के पास। बाज़ औक़ात जस्ट नासिर भी आपको मिलेगा एमसीक्यूज में, नासिर भी, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो जमाल अब्दुल नासिर के पास स्विस कैनाल आ गई। यहां से ये जमाल अब्दुल नासिर जो है ये एक अरब वर्ल्ड का हीरो बन गया, कि इसकी वजह से जो है इसने आंखें दिखाई फ्रांस को, यूके को, और एक तरह से जो है इसराइल को, ठीक है। तो यहां से ये पूरी अरब वर्ल्ड का और मुस्लिम वर्ल्ड का ये हीरो तस्वुर किया जाने लगा, जमाल अब्दुल नासिर, ठीक है। अब होता क्या है, अब देखें ये सेकंड वार जो है ये कंप्लीट हो गई। अब थर्ड अरब इसराइल वार की तरफ आते हैं, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें आप होप्स हो कि नोट करते जा रहे हैं, और जो है इसमें आपको होप्स हो कि कोई मसला नहीं आ रहा होगा नोट्स बनाने में। जो लोग न्यू है, मेरी ज्योग्राफी सीरीज भी वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड जो वार है, थर्ड वार अरब इसराइल, अरब और इसराइल की जो थर्ड वार है, इसकी तरफ आते हैं, ठीक है। अब 57 में ये खत्म हो गई, और यहां पर जो अब्दुल नासिर थे, ठीक है, नासिर साहब जो थे ये भी इजिप्ट पर जो थे प्रेसिडेंट थे। अच्छा, अब इनका जो है मुस्लिम वर्ल्ड में क्या हो चुका था, एक जो है नाम बन चुका था। अब ये जो है मुआहदा करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं जॉर्डन और सीरिया के साथ, कि हम कंप्लीटली इसराइल को यहां से सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश करते हैं। अब ये मिटाने के ख्वाब देखने लग गया, इसराइल को यहां से भगाओ, ठीक है। ये ऐसे ही काबिज होके आके बैठ गए हैं हम अरबों पर, ठीक है। तो फलस्तीनियों के हक में जो है इसने इनके साथ मुआहदा किया, सीरिया और जॉर्डन के साथ। और अच्छा हाँ, जो पहली वार है उसमें सीरिया जो है, जॉर्डन जो है उसने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया, और गजा पर जो है ये कब्जा हो गया था किसका, कंट्रोल हो गया था इजिप्ट का। ये लोग, ये दो कंट्रीज इन दो जगहों को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, तो अब थर्ड वार में क्या होता है कि ये जमाल अब्दुल नासिर साहब जो हैं, ही वॉज प्रिपेयरिंग, ये तैयारी कर रहा था एक बहुत बड़े अटैक की, कि इसराइल को सफा हस्ती से ही मिटाना है हमें, ठीक है। तो अब होता क्या है कि तकरीबन 90 ये चीजें, ये खबरें जो हैं ये सोशल मीडिया, अपना सॉरी सोशल मीडिया कह रहा हूँ, सोशल मीडिया तो इस वक्त आम नहीं था, अरब मीडिया जो है ये भी इस चीज को हाईलाइट कर रहा था, इसको बयान कर रहा था बार बार कि इसराइल की अब तबाही है, ये है वो है, ठीक है। तो अब इसराइल जो है वो खतरा महसूस करने लगा। तो इसराइल ने फिर क्या किया, 1967 में अचानक अटैक कर दिया। अच्छा, जमाल तैयारियों में लगा हुआ था जंग की, मुआहदा भी हो चुका था सीरिया और जॉर्डन के खिलाफ, और ये जो है यूएसएसआर इधर यहाँ पे बैठा है, रशिया, ठीक है, अभी उसके टुकड़े नहीं हुए थे। तो यूएसएसआर से इसने जो है जेट्स, फाइटर जेट्स वगैरह जो हैं वो भी इसने मंगवाने शुरू कर दिए थे, उसकी इसको सपोर्ट थी, ठीक है। तो ये वो कोल्ड वार का दौरानिया है ना, ये कोल्ड वार चल रही थी, यूएसएसआर और एक तरफ यूएस था, तो यूएस की सपोर्ट थी इनको, और इसकी सपोर्ट, इसको सपोर्ट थी यूएसएसआर की, ठीक है। तो इधर से यहाँ पर इसने जेट प्लेन्स जो हैं ये भी मंगवाना शुरू कर दिए। 1967 में इसको 6 डे वार भी बोला जाता है, यहाँ पर लिख लो 6 डेज वार, 6 डेज वार, ठीक है। अब ये 6 डेज वार जो है ये 5 जून से लेकर ये चलती है 10 जून तक, 5 जून से 10 जून तक ये वार चलती है। तो 6 डेज के अंदर अंदर जो है इसराइल ने तबाही मचा दी। अब करता क्या है इसराइल, अचानक उसने जो है हमला कर दिया, इधर से जो है जॉर्डन पर, इधर से इसराइल पर, अपना सीरिया पर, और इसराइल ने इधर से सिनाई पेनिनसुला, इधर भी फौजें इंटर कर दी, और एयर के थ्रू, ठीक है, अपने जेट्स के थ्रू तकरीबन 300 से जायद जो है हवाई अड्डे उसने इजिप्ट के तबाह कर दिए। हवाई अड्डे जैसे ही तबाह किए इसराइल ने अचानक, तो ये तकरीबन कुछ घंटे के अंदर अंदर ही इसने तकरीबन 500 से जायद जो है वो जेट इसके तबाह कर दिए इजिप्ट के, तकरीबन कुछ ही घंटे के अंदर ये सारा कुछ हो गया था, पहले ही दिन जंग के, ठीक है। तो अब इजिप्ट जो है वो बेचारा, ऐसे समझ लें कि उसके हाथ पांव उसने बांध दिए, टूट गया वो, कि अब वो जो है फ्लाई करके इसराइल पे जो बना रहा था प्लान के ऊपर से, इसको मारेंगे हम,
अब इसराइल ने उल्टा इसके ऊपर अटैक कर दिया, तो इसके सारे जो खरीदे गए जेट थे वो क्या हो गए, तबाह हो गए। ठीक है, और इस तरह से इसराइल ने जो है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया इनको और इनको और इनको। ठीक है, तो इसी गम में आकर जो है 1970 में जमाल अब्दुल नासिर जो है, इसका इमेज चूंकि डाउन हो गया था, सिनाई पेनिनसुला हाथ से चला गया, और इसराइल ने जो है यहाँ पर सीरिया का जो पोर्शन है गोलान हाइट्स यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो ये गोलान हाइट्स जो है यहाँ पर पहाड़ है, ऊंचा इलाका है, सीरिया का था। ठीक है, तो ये गोलान हाइट्स जो है ये सारा सीरिया है और ये जॉर्डन है। ठीक है, यहाँ पर तो इसने यहाँ पर जो है इसराइल यहाँ पर भी कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो सीरिया का कुछ इलाका, जॉर्डन का कुछ इलाका, कहा जाता है कि इसने अकाबा पोर्ट जो यहाँ पर थी वो भी क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और इसराइल जो है, वैसे ये मिलता नहीं है कि उसने अकाबा पोर्ट जो है उसके ऊपर कभी काबिज हुआ हो, ये आप नोट्स में ना लिखना। ठीक है, यहाँ पर एक मुआहदा हुआ था अकाबा पोर्ट के साथ, अराबा एक जगह है वहां पर, वो आगे चल के मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसराइल यहाँ पर भी काबिज हो गया। ठीक है, और जो है ये स्विस जो कैनाल है ये फिर 1967 से लेकर 1973 तक जो है ये बंद रही स्विस कैनाल। ठीक है, तो स्विस कैनाल जो है यहाँ पर ये ट्रेड जो है रुक गई थी इस जंग की वजह से। क्लियर? अच्छा, इस सदमे की वजह से 1970 में ये जमाल अब्दुल नासिर का जो है ये डेथ हो जाती है, इनका इंतकाल हो जाता है। ठीक है, इस सदमे की वजह से इनका 1970 में क्या हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। ठीक है जी, तो ये कुछ नतीजा था अरब थर्ड वार का। अब इनके इंतकाल के बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनता है वो प्रेसिडेंट उसका, अब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब यहां पर फोर्थ जो वार है ये स्टार्ट होगी। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आते हैं हम फोर्थ अरब इसराइल वार के ऊपर। फोर्थ अरब इसराइल वार, तो फोर्थ अरब इसराइल वार जो है ये कब स्टार्ट हुई? फोर्थ अरब इसराइल वार, ठीक है, अब ये कब स्टार्ट होती है? देखें, यहां से जमाल की डेथ के बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं अनवर सादात। ठीक है, अनवर सादात जो है ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं किसके? इजिप्ट के नेक्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या करते हैं, ये फिर जो है दोबारा से, अब इसराइल ने सरप्राइज अटैक किया था, अब सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट जो है ये सरप्राइज अटैक कर देते हैं इसराइल के ऊपर। ये कब की बात है? ये है 1973 की बात है। ठीक है, तो 1973 में थर्ड अरब इसराइल वार होती है और सरप्राइज अटैक कर देते हैं इसराइल के ऊपर। लेकिन इस वार का जो है कोई खासा नतीजा नहीं निकलता, ना ही ये सिनाई पेनिनसुला वापस ले पाते हैं, ना ही जो है सीरिया वगैरह जो है ये गोलन हाइट्स को वापस ले सकते हैं। कोई खास रिजल्ट जो है, नो रिजल्ट ऐसे समझ लें, कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता इस वार का। ठीक है, तो अब इस वार के बाद जो है इनको समझ आ गई, ये जो अनवर सादात साहब थे इसको समझ आ गई कि इसराइल इज इनविंसिबल। इसराइल जो है वो इनविंसिबल है। इनविंसिबल का मतलब क्या है जी? कि वो नाकाबिले तस्खीर है, उसको हम नहीं हरा सकते। उसको एक तो यूएस की सपोर्ट थी। ठीक है, इधर से वार होती थी, यूएस की भी आर्मी जो है यहाँ पर जो है आ जाती थी, वो भी इनको सपोर्ट करते थे, क्योंकि वहाँ भी ज्यूइश लॉबी बहुत ज़्यादा है यूएस में, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इसराइल यहाँ पे भी ज्यूइश है ना, तो इस वजह से उनको इसकी सपोर्ट मिलती है। अच्छा, तो इसराइल जो है अब इसको समझ आ गई कि अब ये जो है हम नहीं कर सकते, तो फिर यूएस प्रेसिडेंट जो थे, क्या नाम था उनका, उसकी भी थोड़ी बहुत जो है यूएस प्रेसिडेंट की भी इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर था। तो यूएस के प्रेशर की वजह से, और ये बात भी इसको पता चल गई, तो इसने फाइनली जो है एक मुआहदा करना चाहा किसके साथ? इसराइल के साथ। ठीक है, तो अनवर सादात यहां पर लिख लें आप, अनवर सादात इधर से थे और इधर से इनके जो क्या नाम है, इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था हमारे पास क्या नाम था? मीनाकेम बिगिन। ठीक है, बिगिन याद रख लें, बिगिन शुरू याद रख लें, शुरू होती है, इनके दरमियान मुआहदा होता है, पीस अमन का शुरुआत होती है। ठीक है, तो मेनाकेम बेगिन ये प्राइम मिनिस्टर था इसराइल का और ये थे प्रेसिडेंट किसके? इजिप्ट के। यहां से इस यूएस की मुदाखलत की वजह से क्या होती है, इनके दरमियान अमन पीस मुआहदा होता है, अमन टाक होती है। ठीक है, और ये दोनों जो है एक अकॉर्ड के थ्रू साइन करते हैं, पीस ट्रीटी इसको बोलते हैं, और इस अकॉर्ड का नाम है जी, ये आपने याद रखना है,
ये इस अकॉर्ड का नाम है जी डेविड कैंप अकॉर्ड, कैंप डेविड अकॉर्ड, ऐसे याद रखें, कैंप डेविड अकॉर्ड। इस ट्रीटी के तहत ये क्या करते हैं, साइन करते हैं इसके ऊपर, और ये पहला कंट्री बनता है अरब वर्ल्ड का और मुस्लिम वर्ल्ड का दूसरा, और अरब वर्ल्ड का पहला कंट्री बनता है इजिप्ट, जिसने इस अकॉर्ड के थ्रू, इस मुआहदे के थ्रू इसराइल को एक कंट्री के तौर पर जो है क्या कर लिया, तस्लीम कर लिया। ठीक है, 1978 के अंदर ये अकॉर्ड होता है, तकरीबन वार से 5 साल बाद ये टाक शुरू होती है, और ये मुआहदा जो कंप्लीट होता है, इसकी कंप्लीशन का भी पूछा गया है कि ये अमल में कब आया, तो वो 1979 में जो है ये कंप्लीट हुआ, और जो है इसके तहत, इस मुआहदे के तहत इसराइल को एक अलग कंट्री तस्वुर कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया इजिप्ट ने। और इसराइल ने क्या किया, सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया, इसने अपनी लैंड ले ली, और इसराइल को इजिप्ट ने क्या किया, एक अलग कंट्री तस्वुर कर लिया। ठीक है, तो ये 1978 में हुआ। फिर 1978 में इन दोनों को नोबल पीस प्राइज भी मिला, नोबल पीस प्राइज। ठीक है, नोबल पीस प्राइज मिलता है इन दोनों को उसी साल, बेगिन को भी जो कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर हैं, और अनवर सादात को भी मिलता है जो कि प्रेसिडेंट हैं किसके होते हैं, इसके इजिप्ट के। ठीक है, नोबल पीस प्राइज मिलता है इनको, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसी वजह से 1981 में चूंकि जो है इसने अरब इसराइल को जो है तस्लीम कर लिया था, तो 1981 में इसका अनवर सादात का जो है एक इजिप्शियन जो है उसको कत्ल कर देता है। ठीक है, क्योंकि इसने इसराइल को क्या कर दिया था, तस्लीम कर लिया था। ठीक है, ये पहला कंट्री है, ये लिख लें, द फर्स्ट कंट्री इज इजिप्ट, इजिप्ट हु एक्सेप्टेड इसराइल। ठीक है, इसराइल को पहले, सबसे पहले ये अरब कंट्री में से, इन अरब ममालिक में से पहला कंट्री इजिप्ट है। तो दूसरे नंबर पर जॉर्डन जो है ये क्या करता है, इजिप्ट के साथ मुआहदा करता है ताकि अमन कायम हो सके इस रीजन में। क्लियर हो गया। अच्छा, हाँ, ये जो इसराइल अपना सीरिया है, ये कभी भी अमन मुआहदा नहीं करता इसके साथ, इसराइल के साथ। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब यहां से थोड़ा सा हम आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट पार्ट जो है उसको आपने लाजमी देखना है। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको आगे दोस्तों में भी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।